अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 के साथ मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट फाट हैं, मज़े में हैं। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिए। प्रोग्राम जिस तरह डेली आप देखते हैं कि हमारे पास एक स्पेशल टॉपिक होता है और स्पेशल गेस्ट भी होते हैं। आज के गेस्ट भी हमारे बहुत ही ख़ास हैं। ख़ास इस काइंड ऑफ सेंस में कि आज हमने बात करनी है एजुकेशन पे। एजुकेशनिस्ट भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के, और साथ ही क्योंकि फ़िज़िक्स पढ़ाते हैं इसलिए ऑथर भी हैं। 10th क्लास की जो फ़िज़िक्स की बुक है वो इन्होंने ही लिखी है। हमारे साथ मौजूद हैं द वेरी फेमस, वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी डॉक्टर ग़ुलाम मुर्तज़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? आप ठीक ठाक हैं? आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि माशाल्लाह फ़िज़िक्स के प्रोफेसर हैं और इस टाइम जीसी यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमात भी सर अंजाम दे रहे हैं। साथ ही आपने 10th क्लास की जो फ़िज़िक्स की बुक है जो बच्चों के लिए इतनी मुश्किल है कि वो पढ़ के जब मुश्किल से फ़िज़िक्स में पास होते हैं वो भी लिखी है, तो ये क्रेडिट भी आपको जो है वो जाता है। ये आपने कैसे, आपके जहन में ये ख्याल आया और फ़िज़िक्स ही क्यों आपने जो है वो सिलेक्ट किया? एक्चुअली फ़िज़िक्स, द सिलेक्शन ऑफ फ़िज़िक्स इन फॉर माई लाइफ इज़, जो इसका जो मेन है वो ये है कि हमारी डेली लाइफ में जितने भी हमारे जो एक्शन है वो फ़िज़िक्स से रिलेटेड है। सही। जब हम एफएससी में थे और मैट्रिक में हम केमिस्ट्री भी पढ़ी, लेकिन केमिस्ट्री थोड़ा हिडन सी चीज़ें थी, केमिकल रिएक्शन देखे तो नहीं है, लेकिन फ़िज़िक्स का जितना भी एक्शन है वो हम चलना फिरना, सांस लेना, जो भी उठना बैठना, वो फ़िज़िक्स है। तो फ़िज़िक्स के टीचर भी कुछ ऐसे थे जो हमारी एक फेवरेट पर्सनैलिटी बन गई, तो उनको फॉलो करते हुए फिर हमने इसकी सिलेक्शन जो है ना फ़िज़िक्स की। और जो बुक का लिखना था कि वो एक चैलेंज ही था कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम देखते थे डिफरेंट ऑथर्स की बुक, तो वी फील एट दैट टाइम कि हमें भी कुछ इस तरह की चीज़ जो है ना वो करनी चाहिए। बिल्कुल तो सही। वो एक अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी जिसको मिल जाए और वो अवेल हो जाए तो दैट्स अ पॉइंट। सर ये कितने साल से जो चलती आ रही है यही किताब? ये आई थिंक अब इसको 8 साल हो गए, 2013 से है ये। 2013 से है, तो 2013 से अब तक जो है जो फिज़िक्स पढ़ाई जा रही है वो आपने लिखी है? जी जी, और मेरे साथ को ऑथर भी है डॉक्टर अज़मत इकबाल जी। ठीक है, तो आप दोनों ने मिलकर जो है वो इस फिज़िक्स को आसान कैसे किया? आसान एक्चुअली जो हमारा मेन मकसद था डॉक्टर अज़मत का और मेरा, वो यही था कि हम चाहते थे कि जो इंटरनेशनल लेवल का जो स्टैंडर्ड सिलेबस है ना उसको बीच में आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हम चाहते थे कि जो आज कोविड की वजह से भी मसाइल आ रहे हैं, जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, कोविड की वजह से जो मसाइल आए हैं वो हमारा एवेलुएशन सिस्टम की था कि हमने क्वेश्चन कैसे बनाने। जो हमने बुक्स पढ़ी थी उसमें क्वेश्चन टू द पॉइंट है। ओके। क्वेश्चन बना एक्सरसाइज में, पीछे जाके देख लें, लाइन लगाएं, आंसर है। ठीक है। बट इन द हमारी जो कोशिश थी दोनों की, हम यही चाहते थे कि क्वेश्चन ऐसी हो, यानी कि पढ़ने के बाद बुक तो आप 2-3 लाइब्रेरी से भी पढ़ सकते हैं, जो एक्सरसाइज में एवेल्युएशन होगी स्टूडेंट की वो आपको बनाती है, लर्निंग उसकी तरफ लेके जाती है। सही। तो हमारी एक्सरसाइज जो है ना वो बड़ी इफेक्टिव है। आपने उसमें जो ये एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करवाया ये डिफरेंट था। जी बिल्कुल, बाकी बुक्स जो बाकी ऑथर के और पहले से थे उनसे हमने इसको। आप क्या समझते हैं, बच्चों को इससे फ़ायदा हुआ? बच्चों ने इसको पसंद किया? इसके आपको रिस्पांस क्या मिला? डेफिनेटली डॉक्टर अज़मत ने पेज भी बनाया हुआ है और मैंने भी उसमें, हम देखते हैं बच्चे तो फीडबैक तो फौरी मिलती रही है। बच्चों ने इसे टफ शुरू में लिया है कि ये बड़ी टफ है, इसकी एक्सरसाइज करना। इसलिए मैंने आपको कहा ना बड़ी मुश्किल किताब लिखी है आपने। तो वो उन्होंने ये फील किया और फीडबैक देते रहे और रिस्पांस भी हम करते रहे हैं। बिल्कुल सही। बट ये है कि आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इसको फिर जो है ना, अच्छा जिसको जो चीज़ आ जाए उसके लिए वो चीज़ आसान हो जाती है ना। आप इसके परफेक्शनिस्ट थे, आप भी और डॉक्टर अज़मत भी, तो आप दोनों ने जो है वो इसको मिलकर लिख डाला। अब जो बच्चे जिन्होंने इनको पढ़ना है, आप क्या समझते हैं कि एक ऑथर को क्या क्या चीज़ें ज़रूरी जो है वो अपने सिलेबस में अपनी एक बुक लिखने में शामिल करनी चाहिए जो किसी भी बुक की डिमांड होती हैं? बेसिकली जो हमारी टेक्स्ट बुक है ना, ये कोई हमारा ज़्यादा हमारी जो सोच है उसकी कासी नहीं करती, जाहिर है। ये एक्चुअली उनके SOPs हैं, उस पर ही आते हैं। मैंने पहले बताया ना कि हमारी कोशिश थी एक्सरसाइज को बेस्ट करना, एक्सरसाइज जो वो अच्छी बनाए वो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकते थे। अच्छा उसमें आपने वो जो उसको आसान भी तो कर दिया ना, उस एक्सरसाइज को आसान कर दिया, बाद में वो इजी टू एक्सेस है। बिल्कुल ठीक है, बच्चों को समझ आ जाती है, समझ आ गई।
और हमारी कोशिश ये थी कि हम अपने बच्चों के जो लेवल है, लर्निंग लेवल को उसको बढ़ाएं, उसको इंटरनेशनल लेवल तक लेके आएँ। ना कि हम अभी देखें एफएससी में भी अभी जो ओ लेवल है, ओरल लेवल की, इसका डिफरेंस इसी वजह से आ रहा है कि हमारी आथर जो की बुक्स जो हैं वो उस लेवल की, वो एक आथर की बुक नहीं पढ़ता, ओ लेवल या ए लेवल का है, वो 2-3 बुक्स पढ़ता है, जिससे वो उसकी लर्निंग ज़्यादा है। तो हम एक ही बुक के एक क्वेश्चन को पीछे दिए हुए के अंडरलाइन करके और वो एग्ज़ाम में आ जाता है, पूछ लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज जो है वो आपको ब्रॉड करे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लेके जाए कि मैं इधर से देखूं, किधर से देखूं, कहीं बुक से देखूं, फिर अपनी थिंकिंग उसमें शामिल हो। अभी मैंने आप एक पॉइंट ऐड करने की कोशिश करता हूं कि जो अभी ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हो रहे हैं या करवाए जा रहे हैं, उसमें इशू यही आ रहा था कि हमारे तो नोट्स चलते थे, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो ले लेते हैं, तो वो बच्चा तो ऑनलाइन घर बैठा हुआ वो क्वेश्चन जो हमने बनाया है वो बुक से देख के लिख लेगा। लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे है वो बुक सामने पड़ी हुई है, अब जिसको आता है वही लिख सकता है, वही लिख सकता है, जाहिर है। तो ये एवेल्युएशन जो है स्टूडेंट्स की ये ज़रूरी, और इसकी जितना ज़्यादा जो कोविड ने मुतासर एजुकेशन को किया, इतना किसी चीज़ को नहीं किया। लेकिन अभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि इसकी वजह से टीचिंग का हमारा जो मेयार है उसको पता चला है कि नहीं, हम कहाँ थे और हमें क्या करना चाहिए। अब जो क्वेश्चनिंग की जा रही है वो आप घर में बैठे हुए खोल लें बुक्स, करेगा वही जिसको अंडरस्टैंडिंग होगी, वही लिख सकता है, जिसने पढ़ा होगा, जिसने पढ़ा होगा। ये फैक्ट बात है, बिल्कुल सही। अब वो लाइनों से जो है वो ढूंढ ढांढ के वो चीज़ें करना खत्म हो गया। अब आपको पढ़ना पड़ेगा वो सब्जेक्ट, वो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप उसमें से आंसर जो है वो ढूंढ पाएंगे। ये मैंने अंडरस्टैंड किया था जब मैं यूके में था, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क में। मैंने जब उधर एजुकेशन ली है तो उससे मुझे अंडरस्टैंड हुआ कि वो तो इस तरह नहीं पढ़ाते जैसे वो लेवल है, ये लेवल है, वो क्रिएटिव की तरफ जाते हैं। क्रिएटिविटी क्या है, उसके लिए आपको बुक्स ज़्यादा चाहिए और अंडरलाइन नहीं चाहिए, ना नोट्स चाहिए। ठीक, और जितना शॉर्ट आंसर या क्वेश्चन होगा उतना ज़्यादा आपको जो समझने में आसानी होगी। इतने लंबे लंबे जवाबात और वो देख के आपको खुद भी समझ नहीं आ रही, रटेल गए हुए हैं या बच्चे जो है वो चीटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, रट्टा सिस्टम ने, ये कोविड ने आके एक्सपोज किया रट्टा सिस्टम को। अगर आप रट्टे पे चल रहे हैं तो क्वेश्चन बनाना नहीं आपको आता और आपको आंसर देना भी नहीं आता, और स्टूडेंट के लिए कॉपी करना आसान है। लेकिन अगर आप क्रिएटिविटी के जा रहे हैं, क्वेश्चन जाएगा, स्टूडेंट फिर सोचेगा कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। तो देख लें जी, जो 10th के स्टूडेंट्स हैं फिज़िक्स के, कि आप आज हमने ऑर्थर को बुला लिया जिन्होंने फ़िज़िक्स की बुक लिखी है, और डॉक्टर साहब से आज मैं जो है वो तल्ख सवाल भी कर रही हूँ और साथ साथ आपकी नुमाइंदगी भी कर रही हूँ, और साथ साथ जो मेरे अपने क्वेश्चंस हैं वो भी मैं डॉक्टर साहब से जो है वो करूँगी यहाँ पर, वो इसका जवाब भी देंगे। क्योंकि फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी को पसंद नहीं आता इतनी आसानी से। लोग इसे खुश्क सब्जेक्ट्स में जो है वो लेते हैं कि लोगों को इसका समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जो साइंस पढ़ना चाहते हैं, जो आगे डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, जो आगे साइंस की फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना लाजमी होता है। तो उन्होंने आगे इन्हीं में फिर आगे स्पेशलाइजेशंस आपकी होती हैं। अगर आप करना चाहें या आप MBBS डॉक्टर बनना चाहते हैं तो भी आपको गुजरना इसी प्रोसेस से पड़ेगा। तो जब आप किसी मुश्किल को सर करेंगे तो अगली मुश्किलात आपके लिए आसान होंगी। जिसने मैट्रिक की फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ के अच्छे नंबर ले लिए ना उसमें, उसके लिए आगे FSC, BSc ये सब कुछ करना बहुत आसान हो जाता है। अगर मैं गलत हूँ तो आप कह सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक जो है वो बेस्ड है डॉक्टर साहब। मैट्रिक से जो बच्चे निकल जाते हैं जिनकी सप्ली नहीं आती है और वो अच्छे तरीके से इसको कवर कर जाते हैं, वो मेरा ख्याल है आगे जाके भी कामयाब हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने इधर एक पॉइंट आपका जो ये ऐड करना चाहता हूँ, जो फंडामेंटल है ना, जो प्राइमरी एजुकेशन है, आप देखें जो ट्रेनिंग है ना बच्चों की जी, ये बड़ी मैटर करती है। तो आप अगर फॉरेन में देखें, बच्चे की ट्रेनिंग है, अगर वो कराटे सीख रहा है, अगर वो साइकिलिंग सीख रहा है, अगर वो बॉक्सिंग सीख रहा है, तो बच्चे फ्रॉम द प्राइमरी वो ये लर्निंग है, मेंटल मैथ है, और बहुत सारे उनकी गेम्स हैं जो कि लर्निंग वो करते हैं एट द अर्ली एज। और अब देख लें कि अगर बच्चा 5th क्लास में है, उसी एज में इकराम जी हिफ्ज़ कर सकता है, ना कि FSC और BSc को उसको हिफ्ज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सही, बिल्कुल। तो ये अर्ली एज की जो एजुकेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और मैट्रिक जो है वो आप अगर उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें तो आपकी FSC आसान है, बिल्कुल। और FSC के बाद तो फिर आपका फ्यूचर है। बिल्कुल, FSC में फंसेगा वही जिसने मैट्रिक नहीं आसान जिसके लिए होगा, जिसने बड़ी मुश्किल से मैट्रिक किया होगा और जो है वो फंस के नंबर लिए होंगे। अच्छा, जब आप लोग पेपर्स चेक करते हैं फिज़िक्स के, और तो स्ट्रिक्टली मार्किंग करते हैं या थोड़ा सा ज़रा सॉफ्ट कॉर्नर होता है?
अच्छा, मेरी जो अपना रवैया एंड एटीट्यूड है वो स्टूडेंट के लिए बड़ा सॉफ्ट रहता है। अच्छा। और वही रवैया फिर मेरा पेपर पे भी आता है। पेपर मैं सख्त बना लेता हूँ, लेकिन चेकिंग के दौरान मैं फिर वो जो है उसको देखता हूँ कि अगर इसने जो मैं चाहता हूँ उसके मुताबिक लिख लिया है थोड़ा बहुत, तो ये नहीं है कि उसको काट देता हूँ या उसकी है तो उसको अप टू सम रैंक्स में लेकर उसे मैं कर लेता हूँ। तो सख्ती मैं नहीं करता, लेकिन बहुत सारे टीचर जो है ना वो तो करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा अच्छा, जैसे किसी स्टूडेंट की कोई गलती निकली है तो उसको उसके अब आप पास बुला के पॉइंट आउट करवाते हैं, करते हैं, या बस उसका जो है वो उसी के अंदर जो है वो आप राइट कर देते हैं कि ये चीज़ बस इतने मार्क्स आए हैं और दैट्स इट, बच्चे को समझ ही नहीं आती कि हुआ क्या है मेरे साथ? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ जो एजुकेशन में एक ये फ्लॉ भी आ रहा है कि टीचर और स्टूडेंट का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, कम्युनिकेशन गैप है। हाँ जी, फॉरेन में ऐसा नहीं है, डरते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स जो हैं वो डरते हैं टीचर से बात करते हुए भी, और फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर से तो बहुत ही डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता था। एक्चुअली ये इशू यही है कि जब आपका टीचर जो है, टीचर आसान करता है, माइंड ही ना कर जाए टीचर्स। टीचर हर सब्जेक्ट को आसान करता है। अगर टीचर आपका बेहतर वे से समझा रहा है, मैंने आपको पहले एक मैथ्स के टीचर से बहुत डर लगता और एक फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर से बहुत डर लगता था तो उस टाइम में। उसमें यही इशू है ना, मैंने आपको पहले दिन बताया, मैंने अपने टीचर को फॉलो किया था। टीचर अच्छा मिल जाए तो आपको सब्जेक्ट अच्छा हो जाता है। तो टीचर बेसिकली मेन जो रोल अदा कर रहा होता है, अगर वो बेहतर वे से आपको टीच कर ले तो आपका सब्जेक्ट आसान है। हाँ। मुझे एफएससी में केमिस्ट्री नहीं सही लगती थी, लेकिन जब हमने बीएससी में केमिस्ट्री या एमएससी में केमिस्ट्री देखी तो एमएससी में थोड़े बहुत इक्वेशंस और रिसर्च की चीज़ें देखी तो फिर केमिस्ट्री आसान लगनी, वो ये तो ऐसे है। क्योंकि टीचर उस वक्त इतना था नहीं अच्छा, फिजिक्स अच्छा था। अच्छा, आप मतलब ये चीज़ मानते हैं डॉक्टर साहब, आप खुद एक प्रोफेसर हैं माशाल्लाह, और आप एक बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जहाँ पर आप जो है वो बच्चों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आप खुद ये चीज़ जो है वो देख रहे हैं कि अगर टीचर अच्छा हो तो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से समझदारी से जो है वो अपनी तालीम को मुकम्मल कर लेता है। 100% और अगर टीचर अच्छा ना हो तो सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन जो है वो सारी जो है वो अपनी स्टडीज़ पे निकल जाती है। हमने फ्रस्ट्रेशन देखी है, क्योंकि हम तो टाट पे बैठ के आए हैं ना, तो हमने स्कूल में, अब तो मार नहीं प्यार है, लेकिन वो चीज़ भी सही थी, बट वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते थे, टीचर स्टिक इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो फ़ॉरेन है कल्चर, उसमें आप टीचर का डिस्टेंस इतना कम है कि एक फ्रेंडली माहौल देते हैं। हाँ। और मैं भी हमेशा इसी तरह करता हूँ। और मुझे आपने कभी किसी बच्चे को डांटा? ना, मैंने तो हमेशा बच्चे को समझाया है, डांटा नहीं है। सही है। एक्चुअली जो आपने पहले क्वेश्चन किया था ना कि अगर किसी की मिस्टेक आ जाए तो उसको बुला, हाँ। अगर आप बुला के उसे समझाएंगे नहीं कि ये ऐसे नहीं, तो फिर फायदा क्या, लिख के दे दें, लिख के दे दें तो उसे क्या है, उसने तो फिर उसे इग्नोर। हमारा आज का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया है, जो टीचर्स के समझाने का तरीक़ेकार हो गया है, वो इतना डेंजरस किस्म का है कि बच्चा स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हुए 100 दफ़ा सोचता है कि मैंने आज जाना है। अगर टीचर अच्छा ना हो तो आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो कुछ भी हो, आप उसका जो है वो पीरियड लेते हुए सोचेंगे कि पता नहीं मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, आज पता नहीं क्या करेंगे, आज पता नहीं खौफ किस किस्म का जो है वो गुस्सा निकलेगा क्लास में, आज कैसे जो है वो रिएक्ट करेंगे टीचर। ये बहुत चीज़ें काउंट करती हैं। टीचर्स को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? हमारे आजकल के जो टीचर्स हैं वो इस चीज़ को क्यों नहीं फॉलो करते? नहीं, बहुत सारे टीचर्स जो हैं, अब जो पहले भी था, टीचर तो बड़ा एक ऐसा जो है ना प्रोफेशन है, लेकिन ये है कि कुछ अब हर जगह जो है एक्सेप्शन इज़ एवरीवेयर। तो वो मोस्टली जो टीचर हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स को साथ लेके चलें, लेकिन सम टाइम ये इशू आ जाते हैं कि उसको किसी वजह से या कोई मसाइल में रहकर वो स्टूडेंट्स को पूरी तरह अपना जो है लेक्चर डिलीवर नहीं, क्योंकि ये जो चल रहा है ना सिस्टम के, ये एकेडमी भी जाते हैं और इधर भी जाते हैं, वो फिर पूरा टाइम नहीं दे पा रहे। तो अगर आप एक चीज़ फोकस हैं कि आपने जो जितना आपको, अगर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में बच्चों को अच्छे तरीके से समझा दिया जाए तो ट्यूशन की ज़रूरत तो है ही नहीं। सही, मैंने तो ट्यूशन नहीं पढ़ी, मैं कभी ट्यूशन नहीं गई। मैंने अपने अब जितना करियर जो है वो कंप्लीट किया वो इंडिपेंडेंटली, मेरे टीचर्स इतने अच्छे थे, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं कभी ट्यूशन लूँ। तो आज के बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? वो यही है ना कि एक तो बच्चा भी कुछ मसाइल बच्चे और पेरेंट्स के भी हैं, जो इन्होंने रात जागना और फिर सुबह उठना नहीं है, पीरियड नहीं लेने, लेक्चर नहीं लेने। आपकी हमारी अटेंडेंस बहुत जो है ना उसके इश्यूज़ हैं अटेंडेंस के। सही। हालांकि बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है कि अगर आप इतने % अटेंडेंस नहीं देंगे तो स्ट्रक ऑफ हो सकते हैं, लेकिन उसके अच्छा, बच्चे कॉलेज आए हुए होते हैं, यूनिवर्सिटी आए हुए होते हैं, मोस्टली क्लास में नहीं आते। हाँ जी, मोस्टली आए होते हैं और कुछ सोए भी होते हैं, तो जो अब 40 या 50 की क्लास है तो उसमें से ट्राई तो की जाती है कि मोस्टली को इंगेज किया जाए, लेकिन अगर ना हो तो कुछ बाहर फिर रहे हैं, कुछ के अपने मसाइल हैं, जो क्लास बंक करते हैं, इनका क्या करते हैं फिर?
इसका कैसे पकड़ते हैं इनको? मैंने जी करना पड़ता है क्योंकि अब स्ट्रिक्ट वे से तो पेरेंट्स की बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, हाँ। क्योंकि आजकल हालात कुछ इस तरह हुए हैं, तो हम फिर उसको पोलाइटली ये हालात यहाँ तक लाने के जिम्मेदार कौन लोग? ये बहुत सारे, ये सोसाइटी में पेरेंट्स भी है। मैंने जब भी बात करता हूँ मैं कहता होता हूँ कि हमने अपनी एज में जो हमारा मदरसा था, यानी कि जहाँ से सिपारा पढ़ते थे, उसका असर होता था, वालदैन का असर और उस्ताद का है, ये तीन रोल अदा करते थे। अब इन तीनों का ये जो है ना वो यहाँ पे गैप आ रहा है। पेरेंट्स का भी गैप है, वो पता नहीं 4 बजे आएगा, 6 बजे आएगा, मजदूरी कर रहा है, किधर कर रहा है, जो भी है। फिर मदरसे का जो मौलवी है वो अब उस तरह का नहीं है जैसे हमने देखा हुआ है। अगर वो सामने आ रहा है तो हम तो स्टैंड बाई हो जाते थे, अब तो कोई मेरा ख्याल रिगार्ड ही नहीं है। और फिर टीचर का था, टीचर बड़ा रोल अदा कर रहा था। तो अब ये तीनों ही जो है, और बाकी इन्वायरमेंट रिलेटिव से भी बच्चा सीखता है, लेकिन तीन जो ये थे, माँ का, पेरेंट्स का और मदरसा और टीचिंग जो है, यहाँ से लर्निंग होती थी, और वो वीक हुई है। एजुकेशनल बैकग्राउंड की अगर बात कर लें, आप एजुकेशनिस्ट हैं, आपको पता है कि एजुकेशन को अगर हाइप मिलेगी तो कैसे मिलेगी? आजकल कोविड-19 की वजह से सब कुछ बंद है, हर चीज़ जो है डैमेज होकर रह गई है। बच्चों का तालीमी निज़ाम, मेयार, स्टैंडर्ड सब जो है बस ठीक है। जहाँ ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही हैं वहाँ पे भी बच्चे कौन सा कमाल कर रहे हैं, कौन सा तीर मार रहे हैं, वो भी कभी क्लास जो है वो लेते हैं, कभी नहीं लेते, या क्या प्रोसेस जो है वो चल रहा है। हर किसी के पास गैजेट भी मौजूद नहीं है। आप क्या समझते हैं इस मुश्किल दौर में तमाम प्रोफेसर्स को सर जोड़ना चाहिए, कोई नई चीज़ लेकर आएँ कि बच्चों को तालीम किस तरह दिलवाई जाए कि अगर स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटी बंद है, तो फिर बच्चों ने कैसे पढ़ना है? और ये इतना जो नुकसान हो चुका है, 1 साल पूरा स्कूल ना जाने का और पढ़ाई ना करने का, तो इसका ज़ाला का किस तरह मुमकिन है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि एक तो हम दुआ करते हैं कि ये इससे हमें अल्लाह निजात दे कोविड-19, क्योंकि इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। दुआ ही कर सकते हैं, बिल्कुल। हम जो है वो कोई ऐसा सिस्टम बना लें जिसकी वजह से, क्योंकि हमारा ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया का इशू है। पूरी दुनिया नहीं बना सकी तो इसका हल तो यही है कि मगर उनकी स्टडीज डैमेज नहीं हो रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा तो सिस्टम पहले से ही वो तो ऑलरेडी जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, और उनके बच्चे जो है वो, उनके लिए तो उनकी तालीम बहुत ज़रूरी है। उन्हें पता है कि एक जाहिल माशरे में किस किस किस्म की बुराइयां जो है वो जन्म लेती हैं। यहाँ पढ़े लिखे लोग भी जो है वो कभी कभी ऐसी जहालत का मुजाहरा करते हैं कि इंसान जो है वो दंग रह जाता है। वैक्सीन नहीं लगवा रहे, पढ़े लिखे लोग भी वैक्सीन नहीं कर रहे, बिल्कुल, क्योंकि वो 100 चीज़ें एनवायरनमेंट से बड़ा कुछ उन्होंने ऐसी फीडबैक लिया है, वो कहते हैं डरते हैं। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि एजुकेशन जो है वो फेस टू फेस ही है बेस्ट वे। हाँ, जाहिर है बच्चे को समझ तभी आएगी, एक स्टूडेंट तभी समझ प्रॉब्लम है, तो उसका अल्टरनेट बहुत सारे अब गैजेट आ चुके हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम जो बैकवर्ड, अब सारे के सारे स्टूडेंट्स लाहौर के तो नहीं होते, सारे के सारे स्टूडेंट्स इधर के नहीं, बहुत डिफरेंट एरिया से आए होते हैं, तो उनको समझाना तो पहले तो यही है कि इसको दुआ करते हैं कि इससे और वैक्सीनेशन करवाई जाए सबको, और प्रॉपर जो इसका SOPs हैं उसके अकॉर्डिंग टू दैट हम इसको फॉलो करते हुए। लेकिन मैंने जो सीखा है ये पढ़ाते हुए ऑनलाइन, मैं कहता हूँ कि इससे हमें बहुत सारी और नॉलेज मिला है। ये जब ऑनलाइन हम पढ़ा रहे थे, अभी मैं आज भी क्लास ऑनलाइन लेकर आया हूँ। अच्छा। तो एक OneNote सॉफ्टवेयर है, उस पर मैं अब वाइट बोर्ड पे ऐसे ही पढ़ा रहा होता हूँ जैसे वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। उनको वो पूरा डिस्प्ले हो रहा होता है और कैलकुलेशन कर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, तो मुझे कोई इशू नहीं आ रहा उसमें। और ये बहुत सारे टीचर ऐसा कर रहे हैं, तो बहुत सारे गैजेट भी आ गए, लर्निंग हो रही है बच्चों में। जो स्कूल के बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनमें इशू आ रहा होगा, लेकिन जो ये BS एट ए टाइम, इन अ टाइम आपके साथ कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑन कॉल होते हैं वीडियो कॉल पे? 30। वो तो अब तो इतने सारे, पहले जूम था, अब टीम है, टीम में 30 की क्लास है, 40 की क्लास है, वो सारे के सारे ऑनलाइन है और सबको डिस्प्ले हो रही है मेरी वो वाइट बोर्ड जो है, और मैं जो लिख रहा हूँ कैलकुलेशन, सारे अपने नोट्स बना रहे हैं, और उन सब की आवाज़ आप तक आ रही है। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे, कोई पूछना चाहे, तो डेफिनेटली होता है। सम टाइम ये है कि डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन ये है कि चूंकि वो ब्लिंक करती है, उनका नाम ब्लिंक करता है, तो फिर मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन किया था, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। नोटिफिकेशन आ जाता है, बिल्कुल सही है। तो फिर आप जो है वो कॉल बैक खुद कर लेते हैं। हो रहा है, ये सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में भी और बाकी दुनिया में। लेकिन आप क्या समझते हैं इस कोविड-19 की वजह से टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ नहीं गई? बहुत ज़्यादा। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि हम जो चीज़ आधे घंटे में कन्वे कर सकते थे, अब तो 2-2, 3-3 लेक्चर में जाके वो चीज़ बताना पड़ता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सबको ऑन बोर्ड करना पड़ता है, हर स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड करना है, क्योंकि लेकिन फिर भी आपकी क्लास के 10-12 बच्चे तो रह जाते होंगे। वो डेफिनेटली, वो तो जब हम फेस टू फेस पढ़ा रहे होते हैं उसमें भी वो कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी मर्ज़ी से चलते हैं, फिर उनको समझाना तो बड़ा आहिस्ता आहिस्ता टाइम पर ही होता है।
सही सही। तो मतलब आप समझते हैं कि इस वक्त में हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, इसको कैसे ठीक किया जाए? ये तो हर दौर में रहा है, लेकिन अभी जो कर रहे हैं, जो बहुत सारे मसाइल हैं उनको सॉल्व किया जा रहा है, बहुत सारी और भी जो पॉलिसीज़ आ रही हैं उनको अब आप लोगों ने कोई पॉलिसी जो है वो दी, आप लोग कुछ अच्छा बेहतर करने के हवाले से कोई आपकी जो कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेसर्स की कोई आपने इस पर जो है वो काम किया, कुछ गवर्नमेंट से आपकी इस पे बात हुई कि आप एजुकेशन सिस्टम को मज़ीद जो है वो डिजिटलाइज कैसे कर सकते हैं? अगला आने वाला दौर जो है वो सारा का सारा टेक्नोलॉजी का दौर है, अब हर चीज़ टेक्नोलॉजी पे जो है वो फोकस जो है वो हो गया है। दुनिया आने वाले वक्त में कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी और हम अभी 5G तक नहीं पहुँचे, तो ये हम क्या कर रहे हैं? डेफिनेटली ये पॉलिसीज़ जो हमारे इदारे ने बनाई हुई है वो तो डेफिनेटली वही बताएंगे, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर दिया है, हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया इसी को पैंडेमिक में, और स्टूडेंट्स के लिए आसानियाँ दी हैं ताकि वो जो है ना अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकें, और बहुत सारा फैसिलिटीज़ जो हमारे इदारे के हेड हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ऐसी दी हैं कि स्टूडेंट्स को हर लिहाज से उनको उन्होंने फैसिलिटेट किया है, हमारे टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। पॉलिसी के बारे में गवर्नमेंट खुद बताएगी और बाकी इदारे के हेड भी बताएंगे, मैं उस पोजीशन में नहीं। ठीक है, आप अपने तौर पे जो कर सकते हैं वो ये है कि आप बच्चों को जो है वो जो भी आप लेक्चर दे रहे हैं उसमें पूरे प्रॉपर, जैसे आपने कहा कि किसी का मिस हो गया तो नोटिफिकेशन आपके पास आ गया, आपने दोबारा उससे जो है वो रब्ता कर लिया, तो ज़ाहिर है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि आपने जो है वो ये सारा काम जो है वो किया। अब आप क्या समझते हैं इस वक्त जो आप क्लास ले रहे हैं वो कौन सी है? इस वक्त मेरे पास जो एमफिल की क्लासेस हैं, एमफिल की क्लासेस और पीएचडी की क्लासेस हैं, ठीक है, और वो एक तो मैच्योर स्टूडेंट्स हैं, जाहिर है, और उनको समझाना थोड़ा एज कम्पेयर टू बीएस, कभी कभार आपकी अपनी उम्र से बड़े भी आपके पास जो है वो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको समझाना और भी मुश्किल होता है कि आप उन्हें क्या समझाएं जी, वो पहले से इतने समझदार हैं और वो इस चीज़ को समझने के लिए ज़रा प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं कभी कभार कि हमें शायद ज़्यादा पता है, तो जिनको ज़्यादा पता होता है उन स्टूडेंट्स को कैसे डील करते हैं? बस उनको फिर उनको ज़्यादा पता है ना तो उनको समझाने की ज़रूरत ही नहीं फिर। सही है, वो खुद ही समझ लें सही है, वो खुद ही समझ लें कि उन्हें क्या समझना है। तो ये वाकई इस वक्त में हमारा अलमिया बन चुका है, हम पूरा बहुत बड़ा पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, कोविड-19 की सिचुएशन में, जहाँ कम से कम हमारे पड़ोसी मुल्क की भी और हमारी भी एक मईशत की बात भी है, साथ हमारी जो एजुकेशन तबाह हुई है और जिस तरीके से डैमेज हुई है, इसका मैं कहती हूँ अजाला कई सालों तक भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि पहले ही बच्चे पढ़ना नहीं चाहते और उनको मौका मिल गया कि हमें जो है वो पढ़ने के मौके ही ना मिलें, हमें जो है वो सारा दिन घूमने फिरने के जो है वो सिलसिले हमारे चलते रहें। अब इतना घूमने फिरने के बावजूद भी कि अब सब कुछ बंद है, बाहर भी नहीं जा सकते, अंदर भी नहीं आ सकते, फ्रस्ट्रेशन फैल चुकी है, डिप्रेशन फैल चुका है बच्चों में, ख़ास तौर पे नौजवानों में, कि वो क्या करें, उनके पास कोई एक्टिविटी नहीं करने के लिए। हम जैसे लोग भी काम कर करके जब वो थक जाते हैं तो फिर तलाश करते हैं कि कहीं बाहर जाएं, कोई चीज़ है कि हर चीज़ बंद है, हर चीज़ पर जब वो लॉकडाउन की सूरत हाल है, मामलात हैं। लेकिन अगर आप चले भी जाएँ तो कोविड-19 की सिचुएशन है, जी जी, फिर भी आपको अपने आप को जो है वो सिक्योर करके जाना पड़ेगा। आप रश में ना बच्चों को लेके जा सकते हैं ना आप खुद जा सकते हैं। इस सिचुएशन और इस हालात में एजुकेशनल बैकग्राउंड को नई इसमें तरजीहात लाना बहुत ज़रूरी है। आप क्या कहते हैं इसमें? इसमें यही है कि चूँकि जो बीएस लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो तो फोकस रखते हैं अपनी स्टडी पे, लेकिन उनकी तो ज़रूरत है ना, वो तो करेंगे उनको लेकिन एक्स्ट्रा को एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें इन्वॉल्व करने के लिए हम तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, वेबिनार में और बहुत सारी कॉन्फ्रेंस में लोगों को, ये स्टूडेंट्स जो है एमफिल या रिसर्च के, उनको इन्वॉल्व करें ताकि वो इंगेज रहें स्टडी के साथ, सही, ना कि अपना ये चीज़ें जो हैं इन्वॉल्व कर लें किसी और में, क्योंकि ये टाइम तो उन्होंने देना था यूनिवर्सिटी में जो कि वो दे नहीं पा रहे। उसके लिए हमने भी अकॉर्डिंग टू जो एनवायरनमेंट है उसके मुताबिक ही हमने उनको ढालने की कोशिश की है, उनको व्हाट्सएप के ज़रिए एक्टिविटीज़ भेजी हैं, उनको वीडियोस भेजी हैं ताकि वो इन्वॉल्व रहें। लेकिन तो ये आपका कोई टाइम शेड्यूल होता है कि इतने से इतनी देर में आपकी क्लास होगी, डेली होती है? डेफिनेटली ये अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल है, वही टाइम टेबल जो हम फेस टू फेस कर रखे हैं, लेकिन हम जो ऑनलाइन लेते हैं क्योंकि एक फैकल्टी की क्लास तो नहीं है ना, क्लास डिफरेंट है, तो फिर उनको टाइम टेबल बना के हम जो है ना वो क्लास लेते हैं। सही, तो उसके मुताबिक ही होता है। वैसे आपके पास यूनिवर्सिटी में एक क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं? ये तकरीबन 35 और 40 के करीब होते हैं। अच्छा, एमफिल के कम है, एमफिल अच्छा। के तकरीबन हमारी जो स्ट्रेंथ है 25 है,
तो फैकल्टी के हिसाब से समटाइम एमफिल और पीएचडी तक बड़े कम लोग पहुंचते हैं ना जी। पहले ट्रेंड था लेकिन अब बहुत ट्रेंड जो है ना क्यों पाकिस्तान कम में क्यों हुआ, किस तरफ ट्रेंड नहीं चेंज हुआ है, अब तो ज़्यादा आ गए हैं ना। अच्छा ज़्यादा आ गए। ज़्यादा जब ये HEC का एक सेटअप बना था ना, उसके बाद लोगों को अवेयरनेस मिली और उसी दौर में मैंने भी स्कॉलरशिप लिया था और बहुत सारे और मेरे दोस्तों ने स्कॉलरशिप लिया, कोई बाहर से करके आया, कोई इंडिजिनस स्कॉलरशिप। तो इस तरह फिर अब तो एमफिल और PhD रुझान बहुत ज़्यादा है। हाँ, लेकिन ड्यू टू सम बजट लिमिटेशन अब थोड़ा कम हो गया क्योंकि स्कॉलरशिप कम मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद फ़ॉरेन जो स्कॉलरशिप हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को काफ़ी अब मिल रहे हैं। अच्छा। पहले नहीं था। आप देखें हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसने अपने स्टूडेंट्स को इतना प्रमोट किया है कि आप ऑक्सफोर्ड जाएं, कैम्ब्रिज जाएं, जहाँ भी जाएं इंडियन स्टूडेंट्स मिलेंगे क्योंकि और चाइनीज़ भी मिलेंगे। बिल्कुल सही। लेकिन पाकिस्तानी नहीं थे, हमने किसी को प्रमोट ही नहीं किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप पेपर पब्लिश करें और जाएं और स्कॉलरशिप लें। आज भी एक बच्चा बैठा हुआ जो इंटरव्यू दे रहा था और होपफुली वो पोलैंड का स्कॉलरशिप विन कर लेगा। तो अच्छा। मेरी यही कोशिश होती है कि बाहर जाएं और बाहर से लर्निंग करके वापस पाकिस्तान आएँ। बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। पाकिस्तानी हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। हाँ जी, मेरी यही ख्वाहिश है कि होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। और ये मैं कहती हूँ कि वहाँ तक पहुँचने में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का भी बहुत अहम किरदार है और साथ उनके पेरेंट्स का और टीचर्स का। बिल्कुल, टीचर्स जो पिलर्स हैं। जी बिल्कुल। और अगर आप लोग मोटिवेट नहीं करेंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो हमें जेलसी नहीं करनी चाहिए। हाँ, हमें उन्हें प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल सही है। टीचर को तो सहारा बनना है क्योंकि हमने वो चीज़ें देखी हुई हैं कि कैसे जाना है। वो अननोन है, इसके लिए वो फेमिलियर नहीं है, तो हमने उन्हें गाइड करना है कि ना सिर्फ पढ़ें, आगे स्कॉलरशिप कैसे लेना है। आजकल तो मैट्रिक करके टीचर बन जाते हैं, FA करके टीचर बन जाते हैं। आजकल नहीं है, पहले बनते थे, आजकल नहीं। अभी भी अब इस तरह ही कर रहे हैं लोग, मतलब तबाही कर रहे हैं। यस, ये बात है। 5 उंगलियां बराबर नहीं है। अब लोग पढ़ाई की तरफ आ रहे हैं, तालीमी याफ्ता हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन तरबियत का फुकदान बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। इसी वजह से हुआ है कि लोगों का जो कोशिश है वो यही है कि मेरे पास डिग्री हो, लर्निंग की तरफ नहीं है। ऊपर से एजुकेशन सिस्टम हमारा कुछ ऐसा है, बिल्कुल सही, उसमें फ्लॉज हैं। वो डिग्री तो रटे मार के मिल ही जाती है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो कौन सी बड़ी बात मैटर कर रही है। जो जिसकी ट्रेनिंग जो है ना वो हर अदारे की नहीं होती। बड़े बड़े अदारे, हमारे अदारे जो है ना वो अच्छे हैं। आप समझ के पढ़ेंगे नहीं उसको, वही आप वाली बात कि आपने जिस तरह 10th की फिजिक्स की बुक में एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करवाई कि जब जो पढ़ेगा वही उस एक्सरसाइज को हल कर सकेगा। ऐसे नहीं होगा कि अंडरलाइन करके आप कर। हाँ, बस वो ऐसे नहीं होगा, वो आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा जो है वो उसका चैप्टर। पहले तो ऐसा होता था कि लाइन लगा के तो पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक है, दूसरे का यहाँ से यहाँ तक है। अब ऐसा जो है वो नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर MCQs वगैरह भी आ गए। MCQs ने बेड़ा कर किया। मैं तो उसको लाइक नहीं करता, लेकिन चल रहा है सिस्टम तो ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं? आप क्या समझते हैं MCQs में क्या ऐसा प्रॉब्लम आया कि जिसने? हाँ, मैं बताता हूँ। MCQs ने एक्चुअली हमारा जो 2 चीज़ें हम लैक करते हैं। हमें सबसे आसान लगता था MCQ इसी वजह से ना कि आपने टिक कर देना। टिक कर देना। हमें लिखना सबसे मुश्किल लगता है क्योंकि हमारी मादरी लैंग्वेज जो है ना वो इंग्लिश नहीं है, तो हमें लिखना मुश्किल लगता है। इंडिया ने जो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसने जो इसमें गेन किया है वो यही है कि इधर हम आइलेट्स के जो नंबर हैं वो 7 स्कोर लेना मुश्किल होता है। 7 बैंड वो सारे लेते हैं। उनके इंग्लिश अच्छी है, हमारी इंग्लिश ही नहीं बेहतर हुई और हमें पढ़ाया इंग्लिश में जा रहा है। तो फिर MCQs टिक करो, लिखना नहीं पड़ेगा, चलो तो हमारी लिखाई खत्म कर दी। MCQs वाले बच्चे हम। हाँ जी, MCQs वाले। आपको उन्हें कहें एक छोटा सा ऐसे लिख दे, नहीं लिख देंगे। MCQs वाले फटाफट टिक मार्क कर दें, कौन सा सही है क्या गलत है। एक लेटर नहीं लिखा जाता। तो ये चीज़ें हैं। तो जब आप लिखेंगे नहीं, ऐसे राइटिंग नहीं आएगी तो हाउ कैन यू जो थीसिस। अच्छा, ये प्रैक्टिस मैट्रिक में होती है आपकी? जी मैट्रिक मैंने इस चीज़ को फॉलो किया कि आपको ये जो आपने कोई भी मजमून लिखना है, कोई स्टोरी लिखनी है, कुछ लिखना है, ये आपकी एक्सरसाइज आपके मैट्रिक से स्टार्ट होती है 9th and 10th। ये प्राइमरी जो है ना फंडामेंटल है, ये बेसिक्स है। अगर आप वहाँ पे मैथ और लैंग्वेज, बच्चा जब पैदा होता है 2 ही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, मैथ पढ़ाया जाता है और लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। उसको बोलने में आएगा कि 1 + 1 और ABC सीखो या अलग से सीखो, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब आप फंडामेंटल उसको मैथ और इंग्लिश सिखा देंगे, लैंग्वेज सिखा देंगे, तो ही कैन डू एनीथिंग। सही। तो मैथ लॉजिक्स है, वो टूल हर जगह इस्तेमाल होता है। जो आप कह रहे थे कि बड़ा मुश्किल है, तो हमें तो अच्छा लगता था क्योंकि फिजिक्स में
तकरीबन 50% या 60% मैथ ही है। सही। मैथ तो हर जगह है, वो एज अ टूल इस्तेमाल होता है। हाँ। लेकिन लोग बच्चों को पसंद नहीं होता था, तो हमें तो अच्छा लगता था। दैट्स वाई ये भी एक वजह थी कि हम फिज़िक्स की तरफ चले गए। सही। तो मैथ और जो लैंग्वेज है अगर हमारी अच्छी हो तो MCQs नहीं होने चाहिए। मैं तो इसके बड़ा ख़िलाफ़ हूँ। आप इसके खिलाफ हैं। आप जैसे और भी टीचर्स जो है वो इसके खिलाफ होंगे, और हम जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके जो है वो खिलाफ नहीं होंगे कि चले जी जिसने भी काम किया बड़ा आसान कर दिया। लेकिन बहरहाल मुश्किल, मैंने वही बात की कि जब आप मुश्किल से आसानी की तरफ आते हैं ना तो बात कुछ और होती है। आसानी से मुश्किल की तरफ चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। इसलिए मुश्किलात का मुकाबला बंदे को करना चाहिए। जब तक आप नहीं करेंगे स्टडीज़ में, एजुकेशन में मुश्किल सिलेबस अपना चूज़ करें, मुश्किल सब्जेक्ट लें। जी जी। और इस वक्त में जो अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि साइंस के बाद उनके पास आगे जो है वो सब समझते हैं कि साइंस पढ़ के सिर्फ आगे FSE की जा सकती है। इसमें आगे और आपके पास क्या वास्ट एक्सपीरियंस है, आप कहाँ जा सकते हैं, आपको कोई इसका जो है वो ज़्यादा नहीं पता होता। तो ये इसमें ये कहाँ किसका फॉल्ट है? मैट्रिक में स्टूडेंट्स को 9th-10th में जो टीचर्स हैं वो क्यों नहीं गाइडलाइन देते कि आप आगे जाके ये रखें, ये सब्जेक्ट में आप ज़्यादा बेहतर हो, आप ये कर सकते हो, आप आगे जाके ये काम करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, फॉल्ट तो अगेन बहुत सारों का है। पहला फॉल्ट तो पेरेंट्स का है, वो कहता है मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, वो तो ये दो ही है, पायलट बन जाए, उसके फोकस होता है। टीचर का अब फॉल्ट ये है, टीचर की जो मैं फिर कह रहा हूँ कि जो फ्रेंडली माहौल नहीं है ना टीचर का, वो मैटर कर रहा होता है। अगर आप उससे पूछें कि आपके क्या इंटरेस्ट है, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, वो तो तब ही आप उसको एक्सप्लेन करेंगे नहीं ये वाला प्रोफेशन नहीं सही, ये वाला कर लो, या इसमें आप कर सकते हैं क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ कि आपका कैसा ब्रेन है, तो आप इस प्रोफेशन में जाओगे तो आप बेहतर रहोगे। वो पूछते ही नहीं है, तो फिर वो बच्चे आए हैं और चलेंगे, अटेंडेंस लगाई, पढ़ा है नहीं पढ़ा, इतने सारे बच्चे हैं, पॉपुलेशन भी इशू है हमारे मुल्क में, और फिर टीचर भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे साइंस पढ़ के आगे आर्ट्स रख लेते हैं। डेफिनेटली बहुत ये मुझे अजीब सी बात लगी कि पता ही नहीं है उनको कि आगे इतने मुश्किल से तुम लोगों ने साइंस पढ़ी है तो आगे भी साइंस को कंटिन्यू करो। कुछ जो है वो कंप्यूटर साइंस में निकल जाते हैं, ICS और इन सब चीज़ों में जो है वो ICOM BCom की तरफ जो है वो लाइन ले लेते हैं साइंस में मैट्रिक करके। अब सब लोग तो डॉक्टर्स नहीं बन सकते, सब लोग तो जो है वो इंजीनियर या पायलट नहीं बन सकते, लेकिन आपको हर चीज़ की स्टडीज़ करनी पड़ेगी। अब बैंकिंग में बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लोग जो है वो अब आ रहे हैं, इस तरफ जो है वो इनका बड़ा रुझान है। तो इसके लिए तो ये फिज़िक्स केमिस्ट्री जो है वो मेन चीज़ है। जब तक आपको ये नहीं आएगी, आपको मैथमेटिक्स का नहीं पता होगा, तो फिर मैथ्स में लोग बड़े कमज़ोर होते हैं। जो मैथ्स में कमज़ोर हैं वो फिज़िक्स कैसे हल करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं ये जो आपकी बात है ना, ये एंडोर्स करना चाहूँगा, ये पेरेंट्स को बतानी पड़ेगी। हाँ। कि हर बच्चा जो है वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। तो आप ये ना समझें कि इधर प्रोफेशन यही है। अब तो इतनी ब्रॉड हो गया है, बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जो कि बहुत अर्निंग पे है। हाँ। और इसी वजह से हम पीछे हैं दुनिया से, कि हमारी इंडस्ट्री जो है, अगर हम डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ के और डिफरेंट प्रोफेशन अपनाएं तो माइट भी वो बूस्ट करे। बिल्कुल हम डॉक्टर की जो दौड़ है उससे पीछे आए। हाँ। और बहुत सारे डॉक्टर बन जाएंगे तो मरीज कहाँ से आएंगे? तो इन चीज़ों को भी सोचना है, करना है। लेकिन होपफुली हो रहा है। मैं तो पॉजिटिव रहता हूँ, बच्चों को, सारे स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ कि ये चीज़ें नहीं, आप बाहर जाएँ, PhD करें और अच्छे रिसर्च करके आएँ, पाकिस्तान का नाम रोशन करें और आगे बढ़ें। इधर बहुत बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान में, इधर आगे काम करें तो ये चलेगा काम। तो इंशाल्लाह जब मैं उधर UK में था तो एक इंग्लिश से मैं डिस्कस करता होता था, और जब मैं कहता था कि हम पीछे हैं, वो कहता है आपको नहीं पता कि यहाँ कितना देर तक यहाँ लड़ाई होती रही है। ये जो हमारे जो जजीरे हैं UK के, या तो आपको भी टाइम लगेगा, तो ये टाइम के साथ या जल्दी हो जाए। अच्छा बात है, हम पता है कि हम कौन सी कौम है, हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन अगर हमें कोई इंग्लिश बोलने वाला मिल जाए ना तो हम समझते हैं बहुत पढ़ा लिखा है, इसको बड़ा। उनकी तो इंग्लिश लैंग्वेज है। जी जी बिल्कुल। जैसे हमारी उर्दू लैंग्वेज है। अब हम सब उर्दू बोलते हैं, लेकिन ज़रूरी थोड़ी कि सारे पढ़े लिखे होंगे, इसलिए वो इंग्लिश अगर बोलते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पढ़े लिखे है। पढ़ना फिर भी पड़ेगा, आपको अपनी स्टडीज़ को जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, चाहे आप जो है वो पाकिस्तानी हैं, चाहे आप पाकिस्तानी नहीं है। जी बिल्कुल। ये नहीं मैटर करता कि कोई इंग्लिश बोल रहा है तो वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को इंग्लिश बोलते हुए देखा है जिन्होंने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है। तो ये कम्प्लेक्स जो है ना, ये पैदा हो चुका है, इसी वजह से हुआ है ना कि कुछ जो शहरों और गाँव का डिफरेंस है ना, उसकी वजह से। अब होपफुली ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ जा रही है ना, जाल बिछ रहा है होपफुली, क्योंकि अगर गाँव की या डिस्ट्रिक्ट लेवल की फीमेल जो है पढ़ी लिखी होगी, माँ पढ़ी लिखी होगी, तो बहुत ज़रूरी है माँ का पढ़ा लिखा होना, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब देखें जो गांव में फीमेल हैं वो शहर में आके पढ़ेगी
पेरेंट्स कैसे सोचेंगे कि मैं इतना सारा पैसा अपनी बेटी पे लगा दूं और बाद में उसकी शादी पे भी अच्छा, इतना सारा मैं पैसा वैसे लगाऊं? दाद देती हूँ यहाँ पर आपकी इस बात से कि हमारे गांव के बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा हुआ है शहरों में, और वो पढ़ रही हैं। बड़ी बड़ी छोटे छोटे इलाकों से जो है वो लड़कियाँ आकर जो है वो डॉक्टर भी बन रही हैं, PhD जो है वो स्कॉलर्स भी बन रही हैं, MPhil भी कर रही हैं, अच्छी जो है वो आगे डोमेन में आगे जा रही हैं। ये बड़ी बात है। अक्सर औक़ात मुझे ऐसे लोग मिलते हैं, अपनी उसमें भी ऐसे मिलते हैं कि हम तो जो है वो शीशा वतनी से हैं, हम तो कामों की से हैं, हम तो फलां से। मैं हैरान होती हूँ कि हम सारी ज़िंदगी लाहौर में रहे हैं, तो वो एक डिफरेंस सा जो है वो इमेज होता है कि अच्छा ये लोग इतनी दूर से आके इन्होंने यहाँ पर तालीम हासिल की। असल मेहनत तो इन लोगों की है ना। जी बिल्कुल, ये आफ्टर 2000 हुआ है, लेकिन यही अगर काम 80s या 90s में हो जाता, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ होती, तो हम कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। एजुकेशन ज़रूरी है और वो भी साइंटिफिक। अगर आपने अब ग्रोथ में या इकॉनमी में या GDP में जो भी काम करना है, तो हमें अपनी प्रोडक्ट बनानी पड़ेगी, हमें साइंस लेकर चलना पड़ेगा, सही कह रहे हैं आप, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा अगर हम दुनिया का मुकाबला करना चाहते हैं। अच्छा, अगर आप जैसे फिज़िक्स आगे आपका जो है वो करने का, इसमें क्या हम मुस्तकबिल क्या है? अगर पाकिस्तान इसमें जो है वो तरक्की कर जाए और बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेके इसको पढ़ें, तो ये कितना ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो यूज़फुल हो सकता है? देखिए, मैंने पहले कहा था कि जो इंटरेस्ट पैदा हुआ है वो ये इसी वजह से हुआ है कि आपकी पूरी डेली लाइफ, आपकी रोशनी जो है, ये बल्ब जो चमक रहा है, इसमें फिजिक्स है। बिल्कुल। अब आपकी एनर्जी क्राइसिस है, सोलर सेल देखें, बैटरी, मोबाइल, ये जितने इस्तेमाल हो रहे हैं, ये सारी फिजिक्स है। ये इसे नोबेल प्राइज़ मिला है, बैटरी पे भी नोबेल प्राइज़ मिला है, सोलर सेल की सारी टेक्नोलॉजी है, ये मैकेनिकल जितना सिस्टम है, गाड़ियों का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, ये सारी फिजिक्स है। तो फिजिक्स को जो आप देखेंगे, आप ज़िंदगी से नहीं निकाल सकते, बिल्कुल नहीं निकाल सकते, पढ़ें या ना पढ़ें। हाँ जी, हाँ जी। और जब तक आप उसे पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे हाँ जी, बिल्कुल। अगर इसको आप बड़े बड़े साइंटिस्ट फिजिक्स से, हमारा तो एक ही नोबेल प्राइज़ जो है अब्दुल सलाम को मिला हुआ है जी, लेकिन आप अगर फ़ॉरेन में देखें तो बड़े बड़े नाम हैं, आइंस्टाइन से लेकर पता नहीं, और ज़्यादातर फिजिक्स के ही हैं, फिजिसिस्ट ही हैं, सही है, जिन्होंने आपकी जो डेली लाइफ है उसे आसान किया है, और उसके लिए आपको, और आगे जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, फिजिक्स का सारा अमल दखल फिजिक्स का है, टेलीकॉम जो है इसमें फिजिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जितनी आपकी, और पाकिस्तान देखिए कि किसमें कितना पीछे है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स का जो है ना इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन्वॉल्वमेंट इसी वजह से हम इसे समझाने में नाकाम रहे हैं कि हमने इसे मुश्किल बना दिया, हमने इसको आसान के साथ जो है वो समझाया नहीं स्टूडेंट्स को। तो वही वाली बात आ गई ना कि जिसके प्रोफेसर, जिसके सब्जेक्ट के जो है वो अच्छी कम्युनिकेशन उनके साथ होगा तो वो पढ़ेंगे, बच्चे शौक से पढ़ेंगे, क्लास में भी आएंगे कि हमें जाना है क्लास में, और हमें तो टीचर से नहीं छोड़ेंगे क्लास, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बैठे रहेंगे, हाँ, एट द एंड तक बैठेंगे, फिर भी डिस्कशन करेंगे और लर्न करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और जिनसे वो खाइफ हैं या जो टीचर्स जो है वो उनकी नहीं सेटल्ड होती उनके साथ, तो फिर वो सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, वो तो पहले से तैयार हैं ना पढ़ें। और बहुत सारी चीज़ें जो उन्हें जो खींच रही होती हैं, अट्रैक्ट कर रही होती हैं, वो उधर जाएंगे, वो मार खाएंगे या बातें सुनेंगे किसी की, वो नहीं आएंगे। वो जो जहाँ अट्रैक्शन उनको मिल गई उधर ही जाएंगे फिर। बिल्कुल ऐसे। अब ये वो दौर आ गया है कि जिसमें आप प्यार से बात करेंगे तो आपको प्यार से जवाब मिलेगा, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो। प्यार से और इंटरेस्ट डेवलप करें, इंटरेस्ट है, बिल्कुल। आप वहाँ मैजिक करें। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। यॉर्क यूनिवर्सिटी में हर फ्राइडे को एक साइंटिस्ट था जो आके डिफरेंट जो फिज़िक्स की थ्योरीज हैं उनको मैजिक से, जैसे हम इधर बंदर का तमाशा देखते हैं, अच्छा, और बच्चे आके वो तमाशा देखते थे कि हाँ, अच्छा ये थ्योरी ऐसे हो रही होती है, हाँ, तो यहाँ तो ऐसा है ही नहीं। हम तो बस क्या बताएं अब। सही बात है, ऐसा ही है। तो बच्चे फिर इंटरेस्ट खुद ही डेवलप करते हैं। यहाँ बंदर का तमाशा तो हर सड़क पे देख लेते हैं, जी वो देख लें, उसलिए सारा दिन खड़े रहेंगे। यहाँ फिजिक्स के देखने के लिए कोई नहीं आता, नहीं मिलता कि यहाँ पर लेटेस्ट जो है वो क्या हो रहा है। फिर भी पाकिस्तान में जो है वो तरक्की हो रही है, कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं इस तरफ, लेकिन और ज़्यादा हैं क्योंकि हमने मुकाबला करना है दुनिया के साथ और अपने पड़ोस के साथ, और जो इर्द गिर्द देखें उसके साथ। अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो फिर हम पीछे ही रहेंगे। ये नहीं मैं कह रहा कि इधर हो रहा है, बहुत सारा हो रहा है। हम भी इसी मट्टी से निकल के आगे बढ़े हैं, तो इसको स्पीड अप करने के लिए हमें बहुत सारा और काम करना पड़ना है। अब देखिए, बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ बनाई, पाकिस्तान में जो है वो उड़ने वाली भी गाड़ियों के जो है वो सेटलमेंट हुई, फिर वो कुछ इस तरह की चीज़ें भी जो है वो सामने आई, मगर क्या कि उनको प्रमोट नहीं किया गया। जी। आगे इन सब चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों को जो है इकट्ठा करने के लिए, पुर्जे इकट्ठे करने के लिए, इनको जोड़ने के लिए, बनाने के लिए सेंस तो ज़रूरी है ही, आपकी काबिलियत तो ज़रूरी है, लेकिन पैसा भी तो मैटर करता है। जहाँ पर आपके पास इतना होगा तो आप जाके जो है वो अपने मुल्क के लिए कुछ कर पाएंगे। तो उसके लिए जो है वो सबको मिलकर जो है वो
चलना है, इसमें हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करना है, बच्चों को भी करना है, वालिदैन को भी करना है, टीचर्स को भी करना है, तमाम लोग इसमें जो है वो बराबर के शरीक हैं। जब तक आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को, आपको किस तरह से उसका बैकअप मिलेगा, किस तरह आपको उसका जो है वो गुड रिस्पॉन्स मिलेगा। बात तो ये है। तो इस गुड रिस्पांस के लिए मैं कहती हूँ कि आप जैसे प्रोफेसर्स को और डॉक्टर्स को आगे आना चाहिए, और इसके लिए जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो अभी तालीम हासिल कर रहे हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए, सजेशंस देनी चाहिए, कम्युनिटी के साथ जो है वो बात करनी चाहिए। आप इसको जो है वो किस तरह लेते हैं? अच्छा, मेरा एक आइडिया होता था कि मैं, अगर मेरे पास पैसा इतना ज़्यादा हो तो मैं फिर एक चैनल जैसे आपका चैनल, ऐसा चैनल बनाऊँ जिस पे सारा दिन ये सारे तमाशे में दिखाता रहूँ कि ये देखें, ये फिज़िक्स की ये थ्योरी है, ये केमिस्ट्री का रिएक्शन है, ये फार्मूला मैथ का है, ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट, क्योंकि आजकल बच्चे ज़्यादातर तो मीडिया से ही लर्न कर रहे हैं। बिल्कुल सही। हमारा तो अलमिया ये है कि हमारे पास अपना कार्टून चैनल नहीं है। ये सबसे बड़ी बात, हमारे पास कार्टून चैनल नहीं है बच्चों के लिए। तो बच्चे बहुत खराब हो रहे हैं। वो दिखता है, यहाँ तो आवे कावा बिगड़ा हुआ है। हाँ। यहाँ सारा दिन टॉक शो ही दिखाते हैं, और एजुकेशन से रिलेटेड के एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज़ में एक्टिविटीज़ कैसी हो रही हैं कोई भी मीडिया पे नहीं आई। इसीलिए तो कोहिनूर की हमेशा से कोशिश होती है कि ऐसे प्रोग्राम किए जाएं जिससे स्टूडेंट्स और लोग जो है वो सीख सकें कुछ। आपको सीखने, ये भी एक टॉक शो है जिसमें हम जो है वो बात कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें क्या बात कर रहे हैं, हम सिखाने की बात कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों एस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए उसका कंक्लूजन भी देते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा होगा तो फिर ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आपने स्ट्रेट अवे चलना है, अपने आप को किसी काबिल बनाना है। कोशिश तो यही है, अल्लाह ताला जो है वो भी कबूल कर ले और लोग भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, हमारे स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को माने और अपने आप को जो है वो सही सिमत में लेकर आएँ। सिर्फ एक आप इस दौर को, डिजिटलाइज दौर को, मज़ीद जो है वो आगे आने वाला दौर इससे भी मॉडर्न होगा, इसमें ऐप्स पे काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, फिजिक्स ऐप्स आनी चाहिए, आई भी हैं भी, मौजूद भी हैं, लेकिन उनको इतना ज़्यादा जो है वो मोटिवेट नहीं किया गया। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें फ़िज़िक्स ऐप्स में, जैसे आप कह रहे हैं कि आपको चैनल का शौक़ है कि जिसमें सारा दिन आप ये दिखा सकें, तो आप एक ऐप भी तो बना सकते हैं। आप जो है वो सोशल मीडिया पर कोई भी अपने मोबाइल फ़ोन से जो है वो इस तरह की वीडियोस बना के जो अपडेट और अपलोडेड भी तो कर सकते हैं। मुख्तलिफ आजकल जो ऐप्स हैं, साइट्स हैं। एक्चुअली मेरा जो फोकस है वो ये है कि मैं प्राइमरी लेवल का काम जो है ना, जो सेकेंडरी लेवल तक है, ऐप्स जो है ना, ये मोबाइल बच्चों को वैसे भी डिस्टर्ब करता है, बच्चों के पास नहीं होना चाहिए। मैं मीडिया से रिलेटेड है कि बच्चा सामने देख, बड़ी स्क्रीन पे देखे। मोबाइल्स की स्क्रीन जो है ना और ऐप्स जो है ना, ये बड़े जो बच्चे हैं उनके लिए तो होने चाहिए। डॉक्टर साहब, आप अपना आइडिया हमें दें, आप हमें बताएं आप क्या करना चाहते हैं। आपका आइडिया सॉलिड है, अगर आवाम के लिए जो है वो यूज़फुल है, बच्चों को इससे प्रोटेक्शन मिलेगी, हम इस पर ज़रूर सोचेंगे। अपनी इंतज़ामिया से भी हम बात करेंगे और इंशाल्लाह इस पर हो सकता है आपका कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसी चीज़ जो आप लोगों के लिए करना चाहें, तो हमारे कोहिनूर टेलीविज़न के इस प्लेटफॉर्म से आपको हम जो है वो इसमें वेलकम कहेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, हमेशा से हमारे ऑनर की एक खूबी है, वो हमेशा से जो भी काम अच्छा हो वो ये पूरी टीम मिलके, माशाल्लाह हमारी पूरी टीम बहुत डिटर्मिनेंट है। हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे एमडी, हमारे वर्कर्स, सब काम करने वाले लोग हैं। ये काम करना चाहते हैं, कुछ लेटेस्ट दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो आप अपने सजेशंस से हम इसको ज़रूर जो है वो आगे रखेंगे और इस पर जो है वो इम्प्लीमेंट भी करेंगे। एक चैनल तो चलें, आहिस्ता आहिस्ता करते जो है वो शुरू हो ही जाएगा। पहले एक स्टेप तो लें, एक कतरा तो बने, ताकि जो है वो लोगों तक ये बात तो पहुँचे और हम देखें कि उसका फीडबैक क्या मिलता है, लोग बच्चे कितना इंटरेस्ट लेकर जो है उस चीज़ को देखते हैं। अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो आपके जहन में क्या है, उसको किस तरह दिखाएंगे? जैसे आपने कहा कि एक बंदर वाला जो अपने बंदर को लेके मुख्तलिफ तमाशे दिखाता है, लोग उससे खुश होते हैं, तो हम फिज़िक्स में ऐसा क्या कर सकते हैं? उसको क्या, कौन से इसकी एस्पेक्ट्स दिखा सकते हैं जिससे फिज़िक्स के स्टूडेंट्स या और स्टूडेंट्स जो है वो इस तरफ अट्रैक्ट हो? देखिए, मेरी फील्ड में एक जो रिसर्च है मेरी मैग्नेटिज्म पे है। अब मैग्नेटिज्म ये मैजिक है, आपको पता है एंशिएंट टाइम में इसको इसकी फील्ड से वो इलाज भी करते थे, और यू नो कि अब भी है, अब भी वो कहते हैं ये कड़ा पहन लो, या ये लोहे की चीज़ जो है वो आयरन है, आयरन में मैग्नेट है। यहाँ तक कहा जाता है जो बच्चा बहुत छोटा है, अभी पैदाइश का बच्चा है, उसके पास का आयरन की कोई चीज़, आयरन की चीज़ रखें, तो वो फील्ड है ना, मैग्नेट की फील्ड, और वो कहते हैं ये जिन्नात से भी बचाती है। सारी ये स्टोरियाँ हैं, सारी मिथ है ये। तो ये मिथ चलता आ रहा है, ये फ्राम द बिगिनिंग ऑफ 570 जो है ना वो ईस्वी से ये चलता आ रहा है। तो वो मैग्नेट में इतने मैजिक्स हैं कि आप वो ये सारा दिन पता नहीं किया, मेरे बच्चे अजीब अजीब चीज़ें जो कार्टून जो इंडिया की बनी वो देखते रहते हैं। तो अगर मैग्नेट के साथ ही आप कुछ बच्चों को ये लर्निंग शुरू कर दें
तो अब बच्चे टॉयज मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल करते वो हैं। मैग्नेट से इतना मैजिक हम हर कर सकते चीज़ में जो है वो मैग्नेट यूज़ हो रहा है इस टाइम। तो आगे जा रहा है, इसकी फील्ड क्या है, वो कैसे, तो उससे खेल में जो लर्निंग है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत तो वो सिर्फ और सिर्फ इन 10th तक है कि यहाँ अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छा ये फील्ड ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो ये कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, कैसे रिपेल कर रहा है, तो इस तरह की चीज़ें मैं गैजेट्स टाइप जो आप ऐप कहते हैं ना, ऐप 10th क्लास तक आई डोंट लाइक, लेकिन जो गैजेट्स जो जैसे वो डोरेमोन में गैजेट इस्तेमाल करता है, तो इस तरह के जो ये छोटी छोटी चीज़ें बना के बच्चों को जब दिखाई जाएंगी तो वो खुद ही समझ जाएगा कि यानी आप चाहते हैं कि उसकी मेकिंग दिखाई जाए कि इसको बनाया कैसे। मेकिंग भी है, उसके अलावा उसका जो उसकी जो एप्लीकेशन है कि अच्छा ये मैग्नेट होगा तो उसके हिसाब से ये ऐसे चलेगा, इसका ऐसे काम होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बहुत सारे उसमें चीज़ें हैं जो दिखाई जा सकती हैं। सही। तो ये एक अच्छी इम्प्लीमेंटेशन है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए ग्रोइंग, और इस वक्त में कोविड-19 की सिचुएशन में जहाँ हर बच्चा जो है वो घर पे बैठा है, कुछ अच्छा सीखने को उनको जो है वो मिलेगा, तो ये बड़ी अच्छी बात जो है वो है। और इसमें मैं समझती हूँ कि आप अपने सजेशंस दें तो हम ज़रूर आपका साथ देंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर कोशिश करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसे गैजेट्स हैं जो आप बनाना चाहते हैं तो आप किसी दिन मेरे शो में आकर भी जो है वो इस चीज़ को जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं। आप हमें बना के दिखाएं, आप हमें बताएं कि क्या है। हम बच्चों के लिए एक स्पेशल जो है वो शो रखते हैं जिसमें जो है वो इसमें आप हमें मैग्नेट्स वगैरह लेकर आएँ, जो भी हम जिस तरीके से भी बनाते हैं, जो भी इसके चीज़ें होंगी तो उसको उस तरह प्लान कर लेंगे। ये मैं आपसे ऑनर जो है वो बात करी, ऑनर आपसे जो है वो वादा करी, तो इंशाल्लाह ताला इस पर हम ज़रूर काम करेंगे। देखें, जो लोगों की फ़लाह के लिए काम हो, कोहिनूर एट 9 की ये कोशिश होती है। मेरे प्रोग्राम की ये खासियत है कि हम हमेशा सोशल इशूज़ की बात करते हैं, अवाम की बात करते हैं, जहाँ जिसको जो मसला होता है वो हम तक पहुँचता है तो हम उसकी सोल्यूशन उसको देने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, लाइफस्टाइल में हो, पर्सनल जो है वो कोई इश्यूज़ हों या कोई मामलात हों, इर्द गिर्द के हों, डीसी से रिलेटेड हों, किसी से भी रिलेटेड हों, तो हम ज़रूर उन तक जो है वो ये बातें सारी जो है वो पहुंचा देते हैं और वहाँ का मसले का हल भी जो है वो बताते हैं। तो ये एक स्पेशलिटी हमारे प्रोग्राम की है कि हम हर एस्पेक्ट्स पे और लाइफस्टाइल पे, हर ज़िंदगी के पहलू पर बात करते हैं। और कोशिश भी ये करनी चाहिए कि आप जो जहाँ तक जो है वो मदद कर सकें वहाँ तक करनी चाहिए। अभी एजुकेशन सिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, जिसमें आपने एक बड़ा अच्छा जो है वो बताया कि इसमें गैजेट्स बनाने सिखाए जाएँ बच्चों को फ़िज़िक्स के हिसाब से, तो ये एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। अच्छा, इन गैजेट्स को बनाने में जो आप इसको ख़ुद से अफोर्ड करेंगे या इसमें जो है वो आगे सिलसिला आप किस तरीके से आप समझते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है ये गैजेट्स ऐसे तो नहीं आ जाते हैं, इनको बनाने में, इनको चीज़ें करने में हर चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो कैसे आप उसको जो है वो मैनेज करेंगे? एक्चुअली जब आप बात करते हैं ना कि अगर मैं उसे कमर्शियली बनाऊंगा तो डेफिनेटली फिर तो पैसे चाहिए, लेकिन ये लैब्स में बनाई जा सकती हैं। हम बच्चों को एक्सपेरिमेंट करवाते हैं तो बच्चों को प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, वो बना देगा गैजेट, तो वही गैजेट आप फिर आपने 10th क्लास के और प्राइमरी बच्चों को भी दिखाया जा सकते हैं। लेकिन ये देख कैसे जैसे लैब में होता है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बजाय इसके कि वो जब 10-10 साल पुराने जहाँ केमिस्ट्री की मुख्तलिफ गैसेस जो है वो लैब में बन सकती हैं, तो वहाँ पे इस तरह के गैजेट, तो वो 10-10 साल पुराने एक्सपेरिमेंट जो करवाए जा रहे हैं उसके बजाय आप डिफरेंट वे जो अब हमें ज़रूरत है, क्योंकि हर जो एप्लीकेशन है उसकी फ़ंडामेंटल वही है जो आज से 40 साल पहले की है, तो लेकिन अब इस्तेमाल जो है उसका डिफरेंट हो गया। तो फंडामेंटल कभी चेंज नहीं होती, उसमें मॉडिफिकेशन होती रहती है। तो वो बच्चे जो हैं वो जो प्रोजेक्ट हैं वो चलाए जा सकते हैं और उसके बाद उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और मेरी कोशिश जो यही है कि ये जो 10th लेवल है ना, इसको ज़रा 1 से 10 तक, इसको इतना स्ट्रॉन्ग करें कि ये ट्रेनिंग ऐसी हो जाए कि इतनी क्रिएटिविटी इनमें भर जाए कि आपका इंटरनेशनल लेवल पे तोती बोल जाए। अच्छा, हमारे बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग भी हैं और करना भी चाहते हैं, जिनकी ट्रेनिंग होती है और फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को शो करते हैं, लेकिन वो तादाद कम है, मैं नंबर्स बढ़ाने चाहते हैं। सही, बिल्कुल। वो ये नहीं है कि हमारे इधर नहीं हो रहा है, वो नंबर्स जब बढ़ेंगे तो हमारी जो है देखना उसमें। अच्छा, इस टाइम में जहाँ कोविड-19 की सिचुएशन है, ये काम तो बहुत आसानी से हो सकता है। इसमें अगर आपके जो है वो नंबर्स ऑफ पीपल्स आपके पास आ जाए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाए, तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान का तो इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा नाम हो जाएगा। डेफिनेटली ये तो पाकिस्तान के लिए बात है, पाकिस्तान के लिए ये बहुत अहम काम है। आपका अच्छा मशवरा है और इस पर हम ज़रूर इम्प्लीमेंट करने की जो है वो कोशिश करेंगे। आप भी इसके लिए कोशिश कीजिए, हम भी कोशिश करेंगे। अभी बच्चों को जो फ़िज़िक्स के, क्योंकि आपका फ़िज़िक्स सब्जेक्ट है तो इसीलिए ज़रा मैं थोड़ा सा फ़िज़िक्स के इर्द गिर्द ही जो है वो घूम रही हूँ, और जो फ़िज़िक्स
के हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, अगर वो इस मामले में कोई सवाल भी करना चाहते हैं तो आप प्रोफेसर साहब से हमारे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जब आप ये प्रोग्राम देखेंगे कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान, तो आप जो है वो आज की तारीख का ये प्रोग्राम देख के वहाँ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वहाँ सवाल लिख दीजिएगा। अगर कोई फिज़िक्स के स्टूडेंट से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, हम प्रोफेसर साहब तक जो है वो उसकी रसाई पहुँचा देंगे और आपको जवाब भी उसका जो है वो ज़रूर देंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम आपके लिए आसान कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो घर बैठे हैं, इस वक्त उन्हें फ़िज़िक्स में प्रॉब्लम आ रही है, कोई मुश्किल, कोई टेंशन आ रही है, एमफिल के हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स हैं जो डील कर रहे हैं, एफएससी में हैं या मैट्रिक में भी हैं, क्योंकि मैट्रिक की किताब भी उन्होंने खुद लिखी है, तो आप जो है वो उनसे पूछ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर कोई मैट्रिक की फ़िज़िक्स की किताब के ऊपर कोई सवाल करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी बेस्ट सजेशन हो जो हम डॉक्टर साहब तक पहुंचा दें, और मज़ीद आने वाले टाइम में अगर किताब को लिखा जाए या उसमें कोई चेंजिंग्स की गुंजाइश हो तो वो फिर उसमें ऐड कर दी जाए, क्योंकि अच्छा मशवरा तो डॉक्टर साहब कहीं से भी मिल सकता है ना, स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं। स्टूडेंट्स वो स्टेक होल्डर है, हाँ, उसकी जितनी भी फीडबैक होगी वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप क्या समझते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के तरीक़ेकार जो इस वक्त पाकिस्तान में राइज है, आप उससे मुत्तफ़िक है? अगर मेरी ओपिनियन देखी जाए तो मैं तो इतना एग्री नहीं करा, लेकिन ये है कि कोशिश जो हो रही है वो इम्प्रूवमेंट की है। ये नहीं है कि उसमें कोई नेगेटिविटी है। हर जो प्रोफेसर है वो इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश कर रहा है। मसाइल जो है वो इतने ज़्यादा हैं कि उनको करते करते टाइम लग रहा है, लेकिन ये है कि अगर थोड़ा बहुत सारे जो चीज़ें हैं उनको अगर साथ लेके चला जाए तो ये स्पीडली काम हो जाएगा और हम जो है वर्ल्ड लेवल पे जो है एजुकेशन में वेल नोन हो जाएंगे। ठीक, लेकिन ये है कि मसाइल डेफिनेटली हम ये नहीं कह सकते कि हम बहुत बड़े 30 मार्क हम एजुकेशन में बन चुके हैं। हमने अगर होते तो फिर डेफिनेटली होते तो फिर हमें रिजल्ट भी मिल जाता है ना। हाँ जी, रिजल्ट भी मिल जाता है। ये है कि मैं पॉजिटिव हूँ, इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, हमारी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है, हाँ, काम करने की ज़रूरत है। हाँ, इसमें ही काम होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ हमारा जो ये जो बाकी जो नारे हैं ना वो पीछे हैं। एजुकेशन वाला नारा सबसे आगे होना, सबसे आगे है। बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल जो दुनिया के हालात हैं उनको देखते हुए भी एजुकेशन सिस्टम को पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे कि आप जो फ़िज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ और बहुत अच्छा कर सकें। जिस तरह आपने मैट्रिक की किताब फ़िज़िक्स की लिख दी, उस हवाले से भी जो डॉक्टर अज़मत भी आपके साथ हैं उसमें आपके को ऑर्थर, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे और भी प्रोफेसर्स जो डॉक्टर्स जो ये किताबें लिखते हैं वो स्टूडेंट्स से भी पूछें, उनसे भी कमेंट्स लें, उनकी भी सुनें कि वो किस चीज़ को आसान समझते हैं। जब तक वाली बात डॉक्टर साहब के टीचर में और स्टूडेंट में कम्युनिकेशन गैप रहेगा तब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होगा। तो आज के दौर में जो है वो ज़रूरत इस चीज़ की है कि एक टीचर को दोस्त होना पड़ेगा, तभी वो जाके स्टूडेंट की प्रॉब्लम को जो है वो सुन सकेगा, समझ सकेगा और उसको सही समझा सकेगा। और स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि अपने टीचर्स की इज़्ज़त करें। अगर किसी वक्त में वो उनके साथ कोई ऐसा सलूक करते भी हैं तो आपने बर्दाश्त का मुजाहिरा करना है, क्योंकि उस्ताद जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। माँ बाप का दर्जा दिया गया उस्ताद को, तो इसलिए हमें इज़्ज़त करनी है और करवानी भी है। जहाँ कुछ समझ ना आए, कोई बात कोई सवाल हो तो ज़रूर हमें लिखिएगा, हम आपको जवाब देंगे। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर नए सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ आपसे दोबारा नए टॉपिक के साथ यहाँ पर मुलाकात होगी। तो जनाब तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।